Very good morning, 10th class. Today we will cover DG for your history book, chapter number 4, era of industrialization, औद्योगिकरण का युग, जो कि आपके सिलेबस का 4th चैप्टर है. ठीक है, इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और हमने देखा है कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वर्ल्ड किस तरीके से बढ़ता है. ठीक है, तो उतने ही पोर्शन की डीजी को आज की क्लास में हम कवर करेंगे और देखेंगे कि औद्योगिकरण किस तरीके से जो है शुरू हुआ था. ठीक है, आप किसे 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के साथ संबद्ध करना चाहते हैं? एक फैक्ट्री मजदूर या पारंपरिक शिल्पकार? एक तस्वीर पर क्लिक करें. क्रांति कौन लेके आया होगा? देखो, आप किसी 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के साथ संबंध करना चाहेंगे. कारखाने का कर्मचारी या पारंपरिक शिल्पी, कौन होगा? हालांकि जब आप औद्योगिक क्रांति के बारे में सोचते हैं तो शायद ही एक मजदूर आपके मन में आता है. ये वास्तव में पारंपरिक शिल्पकार ही है जो इसके केंद्र में थे. औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, जिसे आद्य औद्योगिकीकरण का काल भी कहा जाता है, आद्य औद्योगिकीकरण कारखानों में या शहरों में आधारित नहीं था. 17वीं और 18वीं सदी में उद्योगपतियों ने शहरी शिल्पकारों के साथ काम बंद कर दिया. कारण ये संघ समविष्ट था ऐसे सुनियोजित शिल्पकारों से जिनका व्यवसाय में प्रवेश करने पर प्रतिबंध था. इसलिए उद्योगपति शिल्पकारों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाने लगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था उसमें क्या था, शहरी जो बिजनेसमैन थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, उनके साथ इन बिजनेस ट्रेडर्स ने जो है काम करना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, कंपटीशन को आने नहीं देते थे मार्केट में. ठीक है, प्रतिबंध लगाए हुए थे कि कोई भी नई कंपनी नहीं आ सकती, कोई नई फैक्ट्री नहीं बन सकती. तो ये लोग क्या काम करवाने के लिए किनके पास पहुंचते थे? फिर ग्रामीण जो शिल्पकार होते थे इनके पास ये लोग जाते थे. अब ग्रामीण शिल्पकार क्या थे, इनके पास जो है खेती की जमीन जो है लिमिटेड थी और उससे उनके पूरे परिवार के आय को चलाना इनके लिए संभव नहीं था. तो ये लोग जब इनके पास काम लेके आते हैं तो ये क्या होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी बन के इन लोगों के इन जो ग्रामीण शिल्पकार होते हैं इनके पास आता है, जिससे ये लोग अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं. तो इसलिए ये लोग भी काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं. ग्रामीण इलाकों में किसान गरीब थे और अपने परिवार के सदस्यों का पालन नहीं कर सकते थे. ठीक है, इस प्रकार जब उद्योगपतियों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने उनका स्वागत किया. किसान उद्योगपतियों से मजदूरी कमाने के साथ साथ अपनी खेती को जारी रख सकें, जिससे पैसे के लिए खेती पर निर्भरता में कमी आई और उनके परिवार के संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हुई. जैसे कि शिल्पकार उत्पादन करते हैं, उदाहरणार्थ कपास के लिए बुनकरों के पास जाना होगा और कटा हुआ सूत बुनकर के माध्यम से धोबी और फिर रंगरेज के पास जाएगा. अंत में कपड़ा तैयार होने के लिए वापस लंदन जाएगा. पहले से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया जा रहा है. यदि काम ग्रामीण कुटीरों में किया गया था, शहरों में उस समय क्या काम हो रहा था? ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ग्रामीण लोग इस कामों को कर रहे थे. तो फिर शहरों में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्या काम हो रहा था शहरों में? हालांकि 18वीं सदी में कताई जेनी और भाप इंजन, जो जेम्स वॉट द्वारा आविष्कार किया गया था, शुरू किया गया. इन प्रमुख आविष्कार द्वारा 19वीं सदी में उत्पादन में काफी परिवर्तन नहीं हुआ. हालांकि इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों में भाप के इंजन के मांग की वृद्धि हुई. मुख्यतः कपास के और लोहेवाम खनन कार्य के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल किया गया. इससे इन उद्योगों में एक साथ तेज गति से वृद्धि हुई.
भाप इंजन का परिवहन के अलावा अन्य उपयोग का 19वीं सदी के मध्य तक नहीं पता लगाया गया। इसके अलावा भाप संचालित मशीन का मिलों में इस्तेमाल किया, जैसे कि सूती मिलों में, कुछ और महंगे कारखानों में। यदि ये मशीन टूट गए तो उनकी मरम्मत करना काफी मुश्किल था। इसलिए 19वीं सदी के अंत तक 20% से भी कम श्रमिकों ने कारखानों में काम किया। 19वीं सदी में मुख्य औद्योगिक कार्यकर्ता पारंपरिक शिल्पी थे। पारंपरिक उद्योगों में स्पष्टतः साधारण और छोटे नवविचारों ने धीमी लेकिन लगातार विकास के लिए नेतृत्व किया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्लो पेस पे हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, ठीक है। और आद्य औद्योगिकरण से औद्योगिकरण तक का सफर किस तरीके से शुरू हुआ? मशीनों की स्तुति 17वीं और 18वीं शताब्दियों में आद्य औद्योगिकरण का समय था। उत्पादन का शहरों से ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि शहरी इलाकों में जो है नई कंपनीज पे जो है नई फैक्ट्रीज पे प्रतिबंध लगा होता है, इसलिए ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करते हैं और उन लोगों से काम कराते हैं। आद्य औद्योगिकरण के तंत्र। अब कारखानों की शुरुआत होती है। पहले कारखानों का उदय 18वीं सदी में हुआ। कारखानों में नई उत्पादन प्रक्रिया, एक जो है प्रोसेस पूरी चेंज की जाती है। कारखानों को कार्यशिलाओं से अधिक महत्व दिया गया। कार्यशिलाएं क्या होती है? जो कि छोटे लेवल पे होती है, उनको रिप्लेस किया गया किससे? कारखानों से। औद्योगिकरण परिवर्तन की गति, स्पीड कैसी थी? और ये जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो चेंज आ रहा था इंडस्ट्री में, कपास और धातु उद्योगों की तेज गति से वृद्धि हुई। नए उद्योगों को परंपरागत लोगों ने आसानी से विस्थापित नहीं किया, यानी कि नए जो बिजनेसेस थे, नई इंडस्ट्रीज है, वो लोग जल्दी से आ नहीं पा रही थी यहाँ पे। लेकिन कपास और धातु का जो बिजनेस था, जो इंडस्ट्री थी, वो तेजी से ग्रो कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि साधारण नवविचार गैर मशीनीकरण उद्योगों में परिवर्तन का कारण बने। यानी कि जो मशीनीकृत उद्योगों में नवविचार गैर मशीनीकृत उद्योगों में परिवर्तन का कारण बने। नए नए जो इनोवेशंस हुई, नए नए जो आइडियाज लोगों के लेके आए, ठीक है, जैसे कि भाप का इंजन जो बना, ठीक है, तो उसके मदद से जो है प्रोडक्शन किया जाने लगा। देखा ना हमने फैक्ट्रीज में उनको किस तरीके से यूज किया जा रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो साधारण नवविचार और गैर मशीनीकृत उद्योगों में परिवर्तन का कारण बने। औद्योगिकी में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है। जो इंडस्ट्री थी, ठीक है, प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें जो है चेंजेस क्या आया? बहुत ही स्लोली आया, धीरे धीरे इनमें फिर चेंजेस आए, ठीक है। तो ये है सारा पीरियड आपका आद्य औद्योगिकरण से औद्योगिकरण तक का पीरियड, ठीक है। ब्रिटेन में हस्तश्रम और यांत्रिकीकरण। आज आमतौर पर कीमती और सर्वाधिक अच्छे उत्पाद मुख्यतः हस्तनिर्मित हैं। कढ़ाई और मोमबत्तियों से लेकर फर्नीचर तक हम सभी जानते हैं कि हाथ से बने उत्पाद आमतौर पर सभी व्यक्तियों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं और लोकप्रिय हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिया के समय के ब्रिटेन में भी उद्योगपतियों द्वारा हस्तश्रम यांत्रिक श्रम से ज्यादा पसंद किया गया? आइए हम विक्टोरिया के ब्रिटेन वापस चलते हैं, पता करने के लिए कि क्यों उद्योगपतियों द्वारा हस्तश्रम यांत्रिक श्रम से ज्यादा पसंद किया गया। सर्वप्रथम वहां श्रम की कमी या उच्च मजदूरी की लागत की कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटेन में श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इसने कम कीमत पर श्रम उपलब्ध कराया। देखो, हैंडमेड जो चीजें थी वो विक्टोरिया के ब्रिटेन में क्यों पॉपुलर थी? पहली चीज तो ये थी कि
क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरी, श्रम की कोई कमी नहीं थी, यानी कि लेबर जो थे वो एबुडेंस में थे, काम करने वाले जो लोग थे वो आसानी से उपलब्ध थे, तो इसलिए श्रम की कोई कमी नहीं थी, लोगों से काम करवाना आसान था। अब जब सप्लाई ज़्यादा थी वर्कर्स की, तो उससे क्या था, जो उनके वेजेस थे वो कम थे, ठीक है, कम कीमत पे लोग तैयार हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा आपका काम, तो कम कीमत पे काम करने के लिए लोग तैयार हो जाते थे, जिससे दोनों फायदे इंडस्ट्रियलिस्ट को होते थे। क्या, जो बिजनेसमैन थे उनको क्या फायदा होता था, एक तो हैंडमेड चीजें मिल जाती थी, ऊपर से कम उनकी जो है कॉस्ट आती थी, क्योंकि उनको वेजेस कम देने पड़ते थे। यंत्रों का प्रयोग महंगा हो सकता है क्योंकि इसमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, मशीन्स में इन्वेस्ट दूसरे, करने के लिए सभी मशीन्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसलिए भी लोग जो है हैंडमेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, जिनको वो लोगों से बनवा सके, रादर देन कि वो बिजनेस बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करें और बड़ी बड़ी मशीनें खरीदें। उत्पादों को यांत्रिक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। मशीनें जनता के मानकीकृत सामग्रियों की विशाल मांग, जैसे सम्मेलन के लिए वर्दी का उत्पादन कर सकती है, लेकिन कुछ वस्तुएं जिनमें जटिल डिजाइन और विशिष्ट आकार की आवश्यकता है, केवल हस्त श्रम के द्वारा उत्पादित की जा सकती है। मध्य 19वीं सदी में हथौड़ों के 500 और कुल्हाड़ी के 45 प्रकार की किस्में ब्रिटेन उत्पादित कर रहा था, जिसमें यांत्रिक श्रम की नहीं बल्कि हस्त श्रम की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ जो काम होते हैं, कुछ जो प्रोडक्शन की जो चीज़ें होती हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होता कि उनको मशीनों से बनाया जाए, उनको बनाना ही हस्त निर्मित होता है, यानी कि हैंडमेड ही वो बन सकती है। तीसरे, वहां यांत्रिक उत्पादों से ज्यादा हस्त निर्मित उत्पादों की मांग थी। दूसरा क्या था, मार्केट में डिमांड भी हैंडमेड चीज़ों की ज़्यादा थी रादर देन मशीन मेड प्रोडक्ट्स की, इसलिए भी क्या था, हस्त निर्मित चीज़ों को ज़्यादा बनवाया जाता था। विक्टोरिया के समय के ब्रिटेन में उच्च वर्ग यानी अभिजात और पूंजीपतियों ने मशीन निर्मित उत्पादों के बजाय हस्त निर्मित उत्पादों को पसंद किया। हस्त निर्मित उत्पाद परिष्कृत और उच्च वर्ग का प्रतीक है। वो बेहतर पूर्णता, व्यक्तिगत उत्पादन और सावधानी से तैयार किए गए थे। चौथा, श्रम मौसम पर आधारित था। मौसमी श्रम एक पेशे की तरह है, जिसमें वर्ष की कुछ अवधि के दौरान ही प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्रिटेन में कुछ उद्योगों में उत्पादन मौसम के साथ बदलता रहता है। इन उद्योगों की मौसमी प्रकृति के कारण, जिसमें विशेष सत्र के लिए श्रमिकों की जरूरत होती थी, उद्योगपतियों ने हस्त श्रमिकों को रोजगार देना पसंद किया। आपको क्या लगता है, मौसमी श्रम ने ब्रिटेन में श्रमिकों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है? देखो, जो ऋतुनुकूलित होते थे, जो ऋतु यानी कि जो सीजन पे बेस्ड था जो लेबर, वो ब्रिटेन में श्रमिकों के जीवन को कैसे प्रभावित करता होगा। देखो, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि क्रिसमस के टाइम पे क्या था, क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस की सजावट की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती थी, तो लोग वो बनाने लगते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि जो ऋतुनुकूल श्रम था, उसके अकॉर्डिंग लोगों को काम करना पड़ता था, यानी कि जिस सीजन में ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर आपने वो चीज़ प्रोड्यूस करी है तो आपको इनकम ज़्यादा होगी, अगर नहीं करी है तो आपको इनकम कम होगी। श्रम के मौसमीकरण ने श्रमिकों को वर्ष के एक भाग के लिए रोजगार प्रदान किया। ठीक है, साल के कुछ हिस्सों में उनको इसने मौसम के बाद साल के कुछ हिस्से में इनके पास रोजगार रहेगा। श्रमिकों को बेरोजगार छोड़ दिया। व्यस्त मौसम समाप्त हो जाने के बाद श्रमिक या तो अपने देश नौकरियों की खोज में लौट जाते थे, या शहर में नौकरियां जो मध्य 19वीं सदी तक मिलना मुश्किल थी की खोज करते थे।
देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है कुछ सीजन के लिए कुछ पर्टिकुलर सीजन के लिए लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन बाकी के सीजन वो लोग क्या करते हैं, फिर नौकरियों की तलाश करते हैं, काम की तलाश करते हैं। ठीक है, तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी थी कि जो ऋतुएं थी उनके अकॉर्डिंग काम उनको मिल रहा था, बाकी टाइम उनको क्या करना पड़ता, रोजगार की तलाश करनी पड़ती थी। मौसमी काम के अलावा एक विशेष समय अवधि के लिए शहरों में काम की बहुतायत थी। सुलभ श्रम के इस पहलू ने भी श्रमिकों के जीवन को प्रभावित किया। जैसा कि श्रमिक अधिक संख्या में उपलब्ध थे, इससे संबंधित खबर देश भर में फैल गई। इस कारण कई रोजगार चाहने वालों को शहरों में आने पर रोजगार के अवसर का लाभ होगा। लेकिन शहरों में नौकरी मिलना कारखाने में मौजूदा दोस्तों की पहचान पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि रेफरेंस से इनको नौकरी मिल सकती थी। शहरों में क्या था, नौकरियां तो बहुत ज्यादा थी, वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो नौकरी इनको कब मिल सकती थी, जब इनका कोई जान पहचान वाला वहाँ पे ऑलरेडी काम करता है, यानी कि कोई रेफरेंस हो अगर इनके पास। सभी रोजगार चाहने वाले जो शहरों में आए, उनका सामाजिक संबंध नहीं था, तो उन्हें हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा। पुलों के नीचे या रात्रि आश्रयों में रातें बिताई। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन में विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। वहां तेजी से बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए यांत्रिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो डिमांड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हर चीज हैंडमेड तो नहीं बनाई जा सकती, तो उसके बाद फिर नीड अराइज होती है कि अब मशीनों से जो है प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसने श्रमिकों के बीच बेरोजगारी का डर विकसित किया। उदाहरण के लिए, जब कटाई का यांत्रिक चरखा ऊनी उद्योग में प्रस्तावित हो गया, तो महिलाएं जो हाथ से कटाई करती थीं, उन्होंने मशीनों पर हमला शुरू कर दिया। कटाई के यांत्रिक चरखे को व्यवहार में लाने की शुरुआत पर एक लंबे समय तक विवाद जारी रहा। ठीक है, लोगों को लगता था कि अगर मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा तो ये लोग क्या होंगे, धीरे धीरे बेरोजगार होते जाएंगे, क्योंकि मशीन से तो बहुत फास्ट प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग विरोध करने लगे, जैसे कि ये लेडी कर रही है कि मुझे नहीं लगता कि कटाई के यांत्रिक चरखे को व्यवहार में लाने की जरूरत है। ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है कि हमें मशीनों की जरूरत नहीं है, जो काम हम हाथ से कर रहे हैं वही ज्यादा बेटर है। फिर भी 19वीं सदी के मध्य तक शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। इसने श्रमिकों और मशीनों के बीच के संघर्ष का हल किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि निर्माण गतिविधियों के परिणाम के रूप में बड़ी संख्या में पद रिक्त किए गए, जैसे सड़कों को चौड़ा करना, नए रेलवे स्टेशनों, रेलवे लाइनों का विस्तार, सुरंगों की खुदाई, जल निकासी की व्यवस्था और नाले का निर्माण इत्यादि। ठीक है, तो ये सब क्या थी, ये फैसिलिटीज अगर देनी है तो इसका मतलब ये सारी चीजें भी बनानी पड़ेंगी। यहाँ इस सत्र में शामिल मुख्य बिंदुओं को दोहराने का मौका है। श्रमिकों का जीवन कैसे था। मौसमीकरण ने श्रमिकों को वर्ष के एक भाग के लिए रोजगार प्रदान किया। सत्र के अंत में श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया। नौकरियों की खोज में अपने देश लौट गए लोग, या फिर शहर में ही छोटे मोटे कामकाज खोजने लगे। एक विशेष समय अवधि के लिए श्रम की बहुतायत का भी श्रमिकों के जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि जिस एक पर्टिकुलर सीजन में क्या था, लेबर्स बहुत ज्यादा संख्या में हो जाते थे, जिसकी वजह से भी बहुत सारे श्रमिकों को काम नहीं मिल पाता था। कई बेरोजगार ग्रामीण इलाकों से शहरों में रोजगार के अवसर का लाभ उठाने आते थे, लेकिन शहरों में नौकरी मिलना कारखाने में मौजूद दोस्तों के समूह पर निर्भर करता था। सभी रोजगारोन्मुखी जो शहरों में आए, जिनका सामाजिक संपर्क नहीं था, उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ा और पुल के नीचे आश्रम में रातें बितानी पड़ी। यांत्रिकीकरण कैसे हुआ। 19वीं सदी में विदेशी व्यापार बढ़ा। तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मशीनों का जो है यूज की जो है उनकी
नीड अराइज हुई कि अब काम जो है मशीनों से करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, श्रमिकों के बीच बेरोजगारी का डर विकसित हो गया। उदाहरण के लिए जब कटाई के यांत्रिक चरखे को ऊनी उद्योग में व्यवहार में लाया गया था तो महिलाएं जो हाथ से कटाई करती थी उन्होंने मशीनों पे हमला शुरू कर दिया। कटाई के यांत्रिक चरखे को व्यवहार में लाने की शुरुआत पर एक लंबे समय तक विवाद जारी रहा। लोग नहीं चाहते थे कि यांत्रिकीकरण किया जाए। 19वीं सदी के मध्य शहरों में रोजगार के नए अवसर बढ़े। इससे श्रमिकों और मशीनों के बीच का संघर्ष हल हुआ। ठीक है, अब क्या था, जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, जो लोग सोच रहे थे कि मशीनों के आने से उनका रोजगार चला जाएगा, उनका वो डर अब खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आएंगे।